बात आज हुक्म यह है मुझे कि 100 साल हो गए हैं फिल्मों को, उनके बारे में, उनका हमारे समाज से, मुआशरे से, सोसाइटी से क्या वास्ता रहा। मैं समझता हूँ किसी आदमी ने कहा था, बड़ी अक्लमंदी की बात कही थी, कि मुझे एक फिल्म, एक सोसाइटी के एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, मैं तुम्हें उस सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। किस तरह के इश्तिहार होते हैं इस सोसाइटी में, उससे पता चल जाएगा कि इस सोसाइटी के लोगों की सोच क्या है। शायद वो बड़ा ही शर्लॉक होम्स रहा होगा, मैं कहूँगा और भी पैमाने हैं हमारी आम जिंदगी में, सड़कों पे, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तरों में। ज़बान क्या है, किस तरह की भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ आमतौर से फैशन क्या है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हमारे यहाँ फिल्में कैसी बनती हैं। तो फिल्म भी जो है एक बहुत अहम फिनोमेना है। कैसा लिटरेचर पसंद किया जाता है, कैसी भाषा पसंद की जाती है, कैसी म्यूजिक पसंद की जाती है, कैसे फैशन पसंद किए जाते हैं। फिल्म में ये सब कुछ है और इससे ज्यादा भी कुछ। हिंदुस्तान के लोग फिल्म के बड़े दीवाने हैं। फिल्म को देख के हमें अगर समाज के बारे में नहीं पता चल पा रहा तो हमारी आंखों की कोई कमजोरी है। ऐसा क्यों? ये हवा में तो बन नहीं रही है, ये इसी समाज में बन रही है। और जो लोग बना रहे हैं वो बेचैन हैं समाज को खुश करने के लिए, इसलिए कि उन्हें खुश करके ही पैसा मिल सकता है। तो उनके काम धरती पे लगे हैं कि कदमों की धमक किस तरफ है, उधर हम जाएं। और देखिए तो समझ में आता है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ज्यादा न कीजिए कुछ, हिंदुस्तान के विलन्स की लिस्ट बना लीजिए कि फिल्मों में विलन्स कैसे होते थे, कैसे होते हैं, कैसे हो रहे हैं। 1940s में जो फिल्में थी उनमें आमतौर से आप देखेंगे कि या तो गांव का ठाकुर या महाजन वो विलन होता था। ये वो जमाना है जब फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, आखिरी सांस ले रहा। आप अगर 50s में देखेंगे जब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ख्वाब देखे जा रहे थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट, मिल ओनर, कैपिटलिस्ट विलन होता था। जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी, अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे। उसके बाद आप जब देखेंगे कि रेबल स्टार जो आते थे वो रेबल किस चीज से करते थे? किसी इस्टेब्लिशमेंट से, किसी अदालत से, किसी कानून से नहीं, वो माँ बाप से रेबल करते थे। और इतना ही रेबल काफी था। जो रेबल स्टार था वो जंगली हो कि जानवर हो, वो सिर्फ माँ से या बाप से रिवोल्ट करता था। इतने में ही रेबल आप कह जाते थे। इसलिए कि बाकी सब तो ठीक चल रहा था ना। बाकी तो ऐसा लगता था कि वो 2-4 दिन की बात है, खुशहाली तो अब आ ही रही है। अब जनतंत्र आ गया, आजादी आ गई, अब हर घर में दिवाली होगी रोज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब शहरों की तरफ लोग आए तो विलन कौन हो गया? शहर का गुंडा, शहर का अंडरवर्ल्ड, बॉस वो आ रहा है। ये बॉस जो था वो विलन हो गया। मगर 70 खत्म होते होते ये वो वक्त था कि अब इमरजेंसी आने को थी। ये वो वक्त था कि पहली दफा भारत ने देखा था, आजाद भारत ने देखा था कि लोगों के पास बगैर ओहदे और बगैर इलेक्शन के भी पावर आ सकती है। लोगों ने ये देखा था कि अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं। तो अदालत पे, कानून पे, सिस्टम पे यकीन कैसे रहे? उधर कुछ दिनों में जेपी मोमेंट आ रहा था और इधर एंग्री यंग मैन स्क्रीन पे आया। वो शहर का अंडरवर्ल्ड का आदमी जो कल तक विलन था अब हीरो हो गया। वो विलन नहीं रहा। हमारे पास वो क्लास स्ट्रगल खत्म हो गई। अब तो हीरो खुद अमीर होना चाह रहा है।
उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। ये जो हम समझ रहे थे बड़ी क्रांति आएगी, उसने भी कुछ नहीं किया। अभी भी एक क्रांति आई थी, ऐसी हजारें तो नहीं, हजारों क्रांति आती रहती है। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक सिनिसिज्म। आप एवरेज हिंदी फिल्म उस जमाने की 80 की देखेंगे तो अनगिनत फिल्मों में विलन पॉलिटिशियन, नेता, एमएलए है, मिनिस्टर है, पुलिसमैन है, मगर आदमी सिनिकल भी कितने दिनों रहे, उससे भी थक गए। हमारे पास विलन की कमी थी, लेकिन शुक्र है पड़ोसियों ने हमारी मदद की, तो पाकिस्तान विलन हो गया। कुछ दिनों में उससे भी उकता गए। विलन तो वो हो सकता है ना कि जिससे डर लगे, विलन तो वो हो सकता है जो हमें अपने से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे। जब ये यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो विलन भी जाता रहा। आजकल हम लोग बगैर विलन के, उसकी वजह क्या है? आजकल हम बगैर हीरो के भी, हमारे पास सुपरस्टार्स तो हैं, हमारे पास हीरो इमेज नहीं है। हमारे पास हीरो इमेज थी देवदास, हमारे पास हीरो इमेज थी वो जो फ्यूडल सिस्टम की तरह अपने आप को खत्म कर रहा था। वो उस सिस्टम का सिंबल था, उस अहंकार का, उन खोखली वैल्यूज का। जरा गौर से पढ़िएगा देवदास। देवदास बड़ा खतरनाक आदमी था। वो दोनों औरतों को गिल्ट में रखता था, पार्वती को भी और चंद्रमुखी को भी, और हर बार दोनों को धोखा देता था। हमारा हीरो था रेबल स्टार, जो कि पुराने समाजी बंधनों को तोड़ रहा था। बाकी उसे पॉलिटिकल सिस्टम से कोई शिकायत नहीं थी, रीत रिवाज से शिकायत थी, और वो भी सिर्फ पुरुष के लिए। जब रेबल स्टार आए थे तो कोई रेबल फीमेल स्टार नहीं आई थी। ये रेबल करने का अधिकार तब तक समाज ने पुरुष को ही दिया था। तो हीरो कौन है या विलन कौन है? अब हीरो हम इसे ब्रॉडर सेंस में हम दोनों ही जेंडर्स को ले लें तो हीरो है अपने समय की जो मोरालिटी है और अपने समय की जो आकांक्षाएं हैं। मोरालिटी एंड एस्पिरेशंस, उनको अगर आप पर्सोनिफाई कीजिए कि भाई ये सही है और ऐसा होना चाहिए, इन दोनों चीजों को जब मिला देंगे आप, तो जो कैरेक्टर, जो चरित्र बनेगा वो उस समय का हीरो। मोरालिटी भी चेंज होती रहती है, आकांक्षाएं भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए हीरो भी चेंज होता रहता है। विलन कौन है? जो इस मोरालिटी और इन आकांक्षाओं को चैलेंज करे और इनके लिए बड़ी बाधा बने, वो विलन। अब मसला ये है कि अगर हमारी आकांक्षाएं ऐसी हों, हमारे एम्बिशन ही ऐसे हों, हमारी मोरालिटी ऐसी हो जिसे हम पब्लिकली ओन ही नहीं कर सकते, तो कौन बनेगा? करोड़पति तो देख सकते लेकिन उसकी कहानी नहीं बना सकते। लालच जो है वो हमें अपने दिल में आज भी मालूम है कि ये हीरो की क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम उसे एक बुरी आदत की तरह छोड़ नहीं पा रहे। तो आज हमारे पास हीरो इमेज नहीं, हमारा समाज, हमारी राजनीति हमको कोई हीरो दे भी नहीं कि जिसे देख के हम कहें आदमी ऐसा होना चाहिए। इस मामले में दूसरी तरफ नारी की जंग और उसका संघर्ष अलग रहा। एक जमाने में बिल्कुल क्लियर था, कोई झंझट नहीं था कि अच्छी औरत वो है जो अपने पति की हर गलत बात को सुन ले, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं।
पति जब मुजरा सुन के आए तो उसके पैर दबाए, थक गया होगा मुजरा सुन के। तब फिल्म बनती थी मैं चुप रहूंगी। अब वो बरसों तो चुप ही रही, लेकिन अब कब तक चुप रहे? पति तो मुजरा छोड़ना छोड़ ही नहीं रहे। तो चेंज हुआ, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनी, अर्थ जैसी थी, बड़ी उम्दा फिल्म थी, लेकिन वो एक बन गई, वो एक दीवानगी में बनाई गई थी, कामयाब भी हुई। लेकिन फिर भी समाज को, आज भी समाज को, और उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री अभी तरह पूरी तरह ये बात समझ ही आई है कि ये तो मालूम है कि जो पुरानी नारी थी जिसे हमने कहा था तुम देवी हो, और हमने इसलिए कहा था कि तुम देवी हो कि हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते थे। अगर हम उसे इंसान कहते तो हमें उसे इंसान के अधिकार देने पड़ते। तो वो फ्रॉड तो अब खत्म हो चुका, वो तो अब उसकी समझ में आ गया, बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये नई नारी कैसी है, इसके अधिकार क्या है, ये कहां तक इसकी टेरिटरी है और कहां से इसकी टेरिटरी खत्म होती है, ये बात में अभी समाज हिचकिचा रहा है नक्शा बनाने में। जो कंजर्वेटिव हैं वो डरते हैं कि ये नक्शा बनाया गया तो भाई बहुत सी टेरिटरी हाथ से निकल जाएगी। जो लिबरल हैं वो डरते हैं कि हमने नक्शा बना के दिया तो बाकी लिबरल जो हैं वो हमें आउट लिबरल कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा बस इतना ही। एक हिचकिचाहट है, आदमी एक वॉइड में, एक खाली स्पेस में तो पैदा नहीं होता, एक जमीन पे, एक समाज में पैदा होता है, उसकी हवा में सांस लेता है। तो मैं समझता हूँ खुद नारी भी आगे पीछे अभी देख रही है कि कितना सही है कितना गलत है। उसे ये मालूम है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है और हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो उसे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं कितनी करूं डिमांड, कहां तक जाऊं, और वो औरत जो वहां तक गई उसको मैं जस्टिफाई करूं या ना करूं, इसमें कहीं मोरालिटी की थोड़े से ग्रे एरियाज हैं। आजादी क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, समाज कंफ्यूज है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या सिर्फ वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल भी है? मैं हिस्ट्री में अगर 100 साल 200 साल 500 साल पहले के एक आदमी के बारे में जो चाहूं बना दूं, फिल्म जो चाहूं लिख दूं, तो फिर 10 घर छोड़ के जो आदमी रहता है उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकता मैं? ये हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल है। तो ये कंफ्यूजन हमें है। दूसरी तरफ सिनेमा में एक और बहुत बड़ी बात है। पहले फिल्में, थिएटर थे बड़े बड़े, उनमें फिल्में लगती थी, एक बात कही जाती, देखिए साहब फिल्म जब तक कॉमन मैन को पसंद ना आए, फ्रेंच बेंचर को पसंद ना आए, तब तक पिक्चर नहीं चल सकती। मैं जब गया था फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा था कि बेटा मैं तुम्हारे राइटिंग देखी है, अच्छा लिखते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर कामयाब राइटर बनना चाहते हो तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जो छोटे शहरों में लोगों को अच्छी, इसलिए कि बड़े शहर हैं कितने, और बड़े शहर में तो थिएटर है, उनका किराया इतना ज्यादा है कि हमें कुछ पैसा ही नहीं मिलता। असली पैसा तो छोटे शहरों में, वो अनगिनत है, वहां जब फिल्म चलती है तो पैसा हमें मिलता है। 30-35 साल के बाद ये थ्योरी उल्टी हो गई। आज मुझे आज के कामयाब फिल्म मेकर ने कहा कि साहब मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पिक्चर बिहार और यूपी में रिलीज भी होती कि नहीं, मेरी फिल्म हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में चल जाए और जो डायस्पोरा है कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो मेरी पिक्चर को पसंद कर ले, मेरे लिए काफी। यह आदमी सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, यह आदमी इकोनॉमिस्ट नहीं है, यह आदमी पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली इस आदमी का IQ सिंगल डिजिट में है।
लेकिन ये धंधा कचरा है, इसको अपने धंधे की अकल है, वरना यहाँ तक नहीं होता। वो बिना जाने, वो ये जान के नहीं कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है हिंदुस्तान के 75% लोग काउंट नहीं करते हैं, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। और गलत भी नहीं कह रहा है, हकीकत तो आज यही है। तो आप एक बात देखिए, आजकल हमने, जब हम कोई काम करते हैं तो एक काम, बुरे काम को बुरे काम के नाम से तो नहीं कर सकते, बड़ा बुरा लगेगा, तो हम बुरा काम अच्छे नाम से करते हैं। हमें जब औरत को सप्रेस करना है, उसके अधिकार उससे छीनने, तो हम कहते हैं फैमिली ऑनर का सवाल है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम तुम्हें सप्रेस करना चाहते हैं। फैमिली ऑनर, ये खानदान की इज्जत का सवाल। हम किसी मुल्क के ऑयल पे अगर कब्जा करना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमें इस मुल्क के ऑयल पे हमारी नजर है, हम कहते हैं वॉर ऑन टेररिज्म। हम जब अमीर को अमीरतर बनाना चाहते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम अमीरों का साथ देते हैं, हम कहते हैं ये डेवलपमेंट का सवाल है। हम अमीर की ग्रोथ को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जब समाज में ये है तो फिर बनते हैं मल्टीप्लेक्सेस। मैं मल्टीप्लेक्सेस के खिलाफ नहीं हूं, मल्टीप्लेक्सेस ने बहुत भला भी किया, लेकिन जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। जिंदगी आपको अच्छा बुरा नहीं देती है, जिंदगी आपको पैकेजेस देती है। एक पैकेज में 4 अच्छे बड़े साइज के, 9 अच्छे छोटे छोटे साइज के, 3 बुरे बहुत बड़े साइज के और 11 बहुत छोटे छोटे बुरे। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये पैकेट कैसा है। दूसरे पैकेज में 5 बड़े बड़े अच्छे, 4 छोटे छोटे अच्छे, 5 बड़े बड़े बुरे और 2 छोटे बुरे। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा पैकेट बेटर है। ऐसी ही है जिंदगी कि आपको समझ नहीं आता, हर एक में कुछ फायदा कुछ नुकसान। मल्टीप्लेक्स ने एक तरफ बहुत फायदा किया है, दूसरी तरफ कुछ नुकसान नहीं किया। जो फायदा किया है तो ये है कि इससे पहले कभी हिंदुस्तान में इतनी तरह तरह की कहानियां नहीं बनी थी जो आज बन रही। हर तरह की कहानी मुमकिन है, इसलिए कि मल्टीप्लेक्स में अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी देख लिया गया, जहाँ से टिकट 350 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, और जहाँ समोसा 150 रुपये का मिलता है, वहां अगर चल गई 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की पिक्चर, तो ये पिक्चर वायबल हो गई। ये फायदा है। तो तरह तरह की कहानियों का तजुर्बा किया जा सकता और किया जा रहा है, ये अच्छी बात। बुरी बात यह है कि पहले कॉमन मैन को खुश करना पड़ता था पिक्चर को चलाने के लिए, अब ये जो 500 रुपए का टिकट खरीदने वाले सिर्फ इन्हें खुश कर देना काफी है। लिहाजा हो ये रहा है कि तरह तरह की कहानियां तो बन रही हैं, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें देश की कोई सच्ची समस्या। इसलिए ये जो अमीर तबका, जो ऊंचा वर्ग इस वक्त पार्टी कर रहा है, उसको ये नहीं सुनना है कि काला हांडी में लोग कैसे मर रहे हैं। उसको ये नहीं सुनना है कि ईस्टर्न यूपी के गांव में किसी औरत पे क्या जुल्म हुआ है। उसे नहीं सुनना है कि मुल्क में 4 करोड़ बच्चे कभी स्कूल में गए ही नहीं। मैं ड्रॉप आउट तो भूल जाइए, 4 करोड़ बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो कभी दाखिल ही नहीं हुए दरवाजे में। वो ये सब नहीं सुनना चाहता। उसे कोई ऐसी बात नहीं सुननी है जिससे उसकी पार्टी खराब हो। तो आप देखिए, हमारी पिक्चरें अच्छी बनती थी, बुरी बनती थी, कड़वी बनती थी, मीठी बनती थी, मीडियोकर होती थी, स्टैंडर्ड की जो भी थी, उसका हीरो जो था वो वर्किंग क्लास से आता था। वो रिक्शा वाला होता था, तांगे वाला होता था, बेरोजगार नौजवान होता था, वकील होता था, डॉक्टर होता था, टीचर होता था, प्रोफेसर होता था। अब हमारा हीरो कोई काम नहीं करता।
वो सिर्फ एक बहुत बड़े से घर में रहता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो हिंदुस्तान की सड़क पे पैर नहीं रखता। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान की सड़क पे उसने पैर रखा तो पीछे कोई गरीब हिंदुस्तानी ने फ्रेम क्रॉस कर दिया तो पिक्चर खराब हो जाएगी। इसलिए वो घर का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा स्विट्जरलैंड में खुलता है। और बाहर जो बैठे हिंदुस्तानी अपने देश की याद में तड़प रहे हैं, अपने उस घर में जहाँ 7 बेडरूम हैं, 11 टीवी हैं और बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मगर देश याद आ रहा है, वो फिल्में देखते हैं जहाँ खूबसूरत साड़ियाँ पहने हुए बड़े अच्छे अच्छे घरों में औरतें करवा चौथ रखें। तो सब खुश, फिल्म मेकर भी खुश, ऑडियंस भी खुश, सब काम ठीक चल रहा है। आज गरीबी नहीं दिखाई जाती है, इसलिए कि पिक्चर गरीबों के लिए बनाई नहीं जा रही, तो हम क्यों दिखाएं भाई? ये इनसेंसिटिविटी सिर्फ फिल्म में नहीं है, ये इनसेंसिटिविटी मीडिया में है। कितनी बार आप गांव की न्यूज़ सुनते हैं टीवी पे, कोई अच्छा रेप वेप हो जाए तो उसकी एक थ्रिल है तो बताया जाता है, कोई बड़ा वायलेंट, कोई 25 आदमी 40 आदमियों का मर्डर हो गया, मार डाले गए, तो अच्छा एक दिन अच्छा रहता है। लेकिन जो हमारी सचमुच की समस्याएं हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो एजुकेशन, वो फूड हो, इस देश में आज जो सुपर पावर बनने वाला है 10 करोड़ आदमी, ये सरकारी आंकड़े, खाली पेट सोते हैं हर रात। ये हमारी समस्या नहीं है, न मीडिया की है, न फिल्म की है, न अखबारों की है। मैं तो हैरत से देखता हूँ न्यूज़पेपर्स को भी, इनके फ्रंट पेज पे, मैंने तो एजुकेशन के बारे में, फूड के इशू के, वहाँ वो अलग है कि फूड का बिल आने वाला है, और वो ठीक है, वो जब सियासत में आया, जब राजनीति में आया तो फिर सेक्सी हो गया। लेकिन जब तक के समाज में है, कितनी डॉक्यूमेंट्री टीवी वाले बनाते हैं, कितने घर जाके वो देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो क्या कर रहे हैं। कितनी बार आपने न्यूज़ में सुना है कि कहाँ स्टारवेशन डेथ भी नहीं होती, स्टारवेशन डेथ ये वहां भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पेसिमिस्ट हूं, और ये वजह नहीं कि पेसिमिस्ट होना अच्छी बात नहीं है। मैं पेसिमिस्ट इसलिए नहीं हूं कि एक वजह, ये हम हैं, हमारी जनरेशन है जिसमें सारी गड़बड़ की है। हमारे जो बड़े थे वो बड़े आइडियलिस्ट थे, ये वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था, और अगर फिजिकली नहीं भी लिया था तो ये इमेजिन किया था कि देश एक दिन आजाद होगा, उनका सपना है। हमें इस मुल्क का पार्टीशन हुआ और कम्युनल बेसिस पर पार्टीशन हुआ, और इतना बड़ा जेनोसाइड और मैसेकर हुआ उसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने आदमी नहीं मरे थे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डिवीजन में मरे। उसके बाद ये कौन लोग थे, किस मिट्टी के बने थे कि जिन्होंने इस मुल्क का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने इस मुल्क को डेमोक्रेसी दी, पार्लियामेंट दिया। जरा नजर उठा के नक्शे पे देखिएगा, भारत से चलते हैं तो मेडिटेरेनियन कोस्ट तक दूसरी डेमोक्रेसी नहीं मिलती है आपको, ये उन्होंने हमें दिया था। ये कौन लोग थे जो अच्छे घरों में पैदा हुए थे, खाते पीते घरों में पैदा हुए थे, और इन्हें उसकी वजह से अच्छी एजुकेशन मिली थी, इन्हें बाहर भेजा गया था पढ़ने के लिए। ये आके सारी जिंदगी ऐश से रह सकते थे, तो जवाहरलाल हो तो सरदार पटेल, ये मजे से रह सकते थे। इन्होंने उस ऐश को ठुकराया और 10-10 बरस ये लोग जेलों में रहे, लाठियां खाए, ऐसी कोठरियों में बंद हुए कि इनके बदन पे चूहे दौड़ते थे। ये वो लोग थे जब इन्होंने आजादी हासिल की तो इस मुल्क को ये किया। मगर आजादी के बाद पॉलिटिक्स जो है
वो जेल जाने की, लाठी खाने की, बदन पे चूहे रेंगवाने की और सरकार से दुश्मनी लेने की चीज तो बची नहीं। ये तो बहुत अच्छा धंधा हो गया, अब तो राज अपने हाथ में है ना। तो जितनों को पैसा कमाना था सब वहां चले गए, स्टैंडर्ड गिरा। और हम कौन से अच्छे हैं? हम ये समझते थे हमारे माँ बाप, ये देखिए साहब, मेरे बाप जो था वो नेशनलिस्ट था, मेरा मामा 10 बरस पुलिस की अंग्रेज की जेल में रहा, मेरा परदादा काला पानी में मरा था, मैं एक ऐसे परिवार था। ये जानते हैं दिल्ली से, इनको तो अकल ही नहीं थी, पैसा तो कमाया नहीं। हमें बताते रहे बेटा पैसा कोई चीज नहीं है, विद्या बड़ी चीज है। घर में किताबें भरी थी, किताबें देते रहते थे पढ़ने को। फैक्ट ये है कि पैसा भी बहुत जरूरी चीज है, और इनको अकल नहीं थी, हमें है, हम कमा के दिखानी है। हमारी पूरी जनरेशन इस काम में लगी और अलग अलग तरह से कामयाब हुई। हिंदुस्तान का मिडिल क्लास पिछले 25, 30, 40 साल में बहुत एफ्लुएंट हुआ है। अरे मेरे बचपन में तो मेरे घर में एक ही मशीन थी, वो था मर्फी के रेडियो, उसके अलावा कोई मशीन ही नहीं थी। स्त्री में भी कोयले भरे जाते थे। आज हमारे घरों में कितनी मशीनें हैं, कितना इक्विपमेंट है।